channel. So today we are going to discuss about Jacobi's method. This is the part of chapter algebraic eigenvalue problems. तो guys इस मेथड में हम क्या करेंगे, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उनको सॉल्व करेंगे और उनको सॉल्व करके हम आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स को निकालेंगे. सो गाइस हियर इज द एग्जांपल. इस मैट्रिक्स को हम सॉल्व करके हम आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर को निकालेंगे. सो इसमें गाइस हम सबसे पहले जो हमारा हमें पता है डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, 1 3 1. ये तीनों क्या है हमारे डायगोनल एलिमेंट्स. तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हो गए, √2 2 √2 √2 √2. ठीक है, वी कैन से इट a12 a13 एंड a23 एंड a31 एंड a33, सॉरी a32. तो गाइस ये हमारे सारे क्या हो गए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स. तो हमने क्या करना है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में से जो सबसे लार्जेस्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट है उसको लेट करना है सबसे पहले. तो इसमें से सबसे लार्जेस्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट √2, नो, टू इज़ द लार्जेस्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट, क्योंकि टू से बड़ा कोई भी नॉन डायगोनल एलिमेंट इस मैट्रिक्स में प्रेजेंट नहीं है. तो हम सबसे पहले लेट कर a13 विच इज़ 2 एंड a31 वो भी 2 के इक्वल है, इज 2 विच इज़ ग्रेटर देन 0. तो हमारा ये आ गया लार्जेस्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट a13 एंड a31. तो गैस अब इसके बाद हमने क्या करना है कि जो डायगोनल्स एलिमेंट्स है उनमें से जो कॉमन एलिमेंट है उसको लिखना है. जैसे a11 और a33 क्या है हमारा सेम है, तो हमने लिख देना है a11 a33 इज इक्वल टू 1. ओके, नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ tan थीटा. सो हमें tan 2 थीटा को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2a13 a11 माइनस a33. तो गाइस इस फॉर्मूला को भी यूज़ करने के डिफरेंट मेथड्स हैं. कहीं कहीं पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ होता है, कहीं पर a12 वाला यूज़ होता है. तो मैं आपको बताती हूँ कहाँ पर हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है और कहाँ पर a12 वाला. So guys, this formula is used only when a11 and a33 are same. अगर हमारे पास स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखो a11 और a33 क्या आया था 1, तो दैट्स वाई वी यूज tan 2 थीटा इक्वल टू 2a13 अपॉन a11 माइनस a33. एंड इफ अगर हमारे पास a11 a33 सेम ना आए तो हम यूज़ करेंगे tan 2 थीटा वाला फॉर्मूला अगर हमारे पास a11 और a22 सेम आए. सो गाइस अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने tan 2 थीटा का फॉर्मूला इसमें पुट करना है. tan 2 थीटा इजकल टू 2, a13 की वैल्यू कितनी थी 2, a11 की वैल्यू कितनी है 1 एंड a33 की भी क्या है 1. तो हमारे पास ये 4/0 आया विच अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. तो tan 2 थीटा की वैल्यू इन्फिनिटी तब आती है जब tan π/2. तो 2 थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया π/2 एंड थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया π/4. सो हियर गाइस हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लेट करनी है. तो इसको लेट करने के भी दो वेज हैं. ठीक है, तो अगर हमारे पास a11 और a33 वाला केस चल रहा है जिसमें a11 और a33 सेम है, तो हमने जो cos थीटा लेना है वो फर्स्ट रो में और फर्स्ट रो और थर्ड रो में ही लेना है. ठीक है, जैसे कि फर्स्ट रो में cos थीटा माइनस साइन थीटा, थर्ड रो में साइन थीटा cos थीटा. एंड इफ हमारे पास a11 a12 वाला केस आया तो हमने क्या करना है, इफ a11 एंड a22 वाला केस हुआ तो इस वाले केस में ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हमने सिर्फ फर्स्ट रो और सेकंड रो में लेनी है. ठीक है, तो ये तरीका है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को देखने का कि हमने अगर a11 a33 वाला केस है तो फर्स्ट रो और थर्ड रो में लेना है cos थीटा sin थीटा. एंड a11 a22 वाला है तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हमने फर्स्ट रो और सेकंड रो पे लेना है. अब गाइस जैसे कि हमने थीटा की वैल्यू कितनी निकाल दी थी π/4, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में हमने इसकी वैल्यू थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है. आफ्टर पुटिंग थीटा वी विल गेट दिस इक्वेशन. सो cos π/4 की वैल्यू जैसे कि हमें पता है कितनी होती है 1/√2. सो आफ्टर पुटिंग वैल्यूज ऑफ cos sin
नाउ वी आर डूइंग नेक्स्ट स्टेप। सो जैसे कि हमें पता है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें अगर P और P का ट्रांसपोज को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। सो गाइस, अगर हमारे पास जो ये मैट्रिक्स है इसका अगर हम ट्रांसपोज लेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सो गाइस, जैसे कि आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी तो पता लग गई होगी कि कैसे पता लगता है। एक बार फिर मैं रिपीट करती हूँ। अगर कोई मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज कर दिया जाए और उसके बाद उन दोनों ट्रांसपोज और उस मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर दें तो अगर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है, जैसे 3 × 3 की होगी 1 0 1 0 1 0 1 0 0। सो दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर 3 × 3। अब अगर आप इसको और इसके ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करोगे ना तो हमारे पास यही मैट्रिक्स आएगी। इसलिए हम P1 को क्या कहेंगे, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, उसका इन्वर्स जो मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स फिर किसके इक्वल हो जाता है, ट्रांसपोज के। तो हमने यही चीज़ लेट की है कि P1 का इन्वर्स किसके इक्वल हो जाएगा, P1 ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज कैसे करते हैं, 1/2। जो A1 जो रो है वो कॉलम में चेंज होती है, जो कॉलम है वो रो में चेंज हो जाते हैं, चाहे ऐसे कर लो। तो जो ये रो थी ये कॉलम में चेंज हो गई, ये रो थी ये कॉलम में चेंज हो गई, ये जो थर्ड रो थी वो थर्ड कॉलम में चेंज हो गई। तो ऐसे हम इसका ट्रांसपोज बनाते हैं। तो इसका मतलब अब इसके सो आफ्टर दैट अगर हमने फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है, हमें मेन क्या निकालना है, हमने मेनली हमने क्या करना है, डायगोनल मैट्रिक्स निकालनी है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स निकालने के लिए अब हमारे पास जो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है ये वाला फॉर्मूला देगी, जैसे कि Q1 इजकल टू P1 इनवर्स A P1। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस फॉर्मूला, अगर Q1 हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स आ जाए, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब कि सिर्फ डायगोनल्स में वैल्यू रहे बाकी सारी वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर हमारे पास ये वैल्यू नहीं आई तो हम इस सम को आगे फिर से दोबारा जो मेथड ऊपर से स्टार्ट किया तो उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। सो गाइस, ये मैंने सारी P1 इनवर्स की वैल्यू, ए की वैल्यू जो हमारे पास गिवन थी एंड P1 की वैल्यू लिख ली है। सो हम इनको इस मैट्रिक्स को सोल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी देखेंगे कि वो डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं। सो गाइस, इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। गाइस, मैट्रिक्स सोल्व करनी तो सबको आती ही होगी क्योंकि अगर इसको सोल्व करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो मैंने फटाफट से सीधा आंसर लिख दिया। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो ज़ीरो नहीं बने। हमें क्या चाहिए था, डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ डायगोनल में वैल्यू हो। तो इसका मतलब अभी हमारे पास आंसर नहीं आया। सो अगेन फिर से हम इस इक्वेशन को लेट करेंगे और इसमें लार्जेस्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट फिर से देखेंगे। द लार्जेस्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट इज, देखो भाई, अकॉर्डिंग टू मी 0 0 तो लार्जेस्ट है नहीं, 2 ही ज़्यादा लार्जेस्ट है। तो 2 क्या बन गया हमारा लार्जेस्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, जो कि क्या है, A12 इज इक्वल टू A21 इज इक्वल टू 2 विच इज़ ग्रेटर देन 0। एंड इसके बाद हम देखेंगे कि सेम एलिमेंट्स डायगोनल के किस में आ रहे हैं, A11 और A22 में। तो हम लिख देंगे A11 इज इक्वल टू A22 इज इक्वल टू 3। अब इसके बाद हमने tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना है। अब जैसे कि इस बार हमारे पास सेम क्या है, A11 A22, इसका मतलब हमने tan वाला कौन सा फॉर्मूला लगाना है, A11 वाला और A22 वाला। जैसे कि हमारे पास था 2A12 A11 माइनस A22। पिछले वाले केस में A13 और A11 माइनस A33 लिया क्योंकि हमारे पास A11 और A33 क्या थे, सेम। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी आर पुटिंग वैल्यूज इन दिस। A12 की वैल्यू जैसे कि हमने ऊपर कितनी 2 आई थी एंड A1 A22 की वैल्यू कितनी है 3, जो हमारे पास 0 आएगी, फिर 4/0 विच टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो 2 थीटा की वैल्यू इज इक्वल टू π/2 एंड थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, π/4। एंड अब उसके बाद फिर से हम, जैसे हमने पिछले उसमें भी फिर से एक ट्रांसफॉर्मेशन ली थी वैसे ही हमने ट्रांसफॉर्मेशन ले लेनी है Q2। अब इस वाले केस में हमने ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कौन सी लेनी है, जैसे कि पीछे मैंने बताया था अगर A11 और A22 है तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कौन सी वाली लेनी है, ये वाली। अगर A11 और A33 वाला केस है तो ये वाली लेनी है। तो यही मैट्रिक्स हम दोबारा से ले लेंगे, cos थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा cos थीटा
0 0 0 1। सो अब इसमें हम फिर से थीटा की वैल्यू पुट कर लेंगे। सो आफ्टर पुटिंग वैल्यूज ऑफ थीटा वी विल गेट दिस। अब उसके बाद क्या करना है, हमने Q2 ले लिया और उसके बाद हमने जो हमारे पास P2 का इन्वर्स है वो लेना है। P2 का इन्वर्स किसके इक्वल है, P2 के ट्रांसपोज के। फिर से रो को कॉलम में चेंज कर लेते हैं, 1/√2 माइनस 1/√2 0 1/√2 1/√2 0 0 0 1। इससे हमारे पास P2 भी आ गया एंड P2 का इन्वर्स भी आ गया। अब Q2 नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने निकालनी है डायगोनल मैट्रिक्स के लिए लगाई थी, इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P2 इन्वर्स Q1 इज इक्वल टू P2। सो गाइज इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो गाइज फिर से हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे। इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। होंगे। तो गाइस जैसे कि हमने आइगन वैल्यूज़ निकाल ली है, उसके बाद हमने क्या करना है, P1 और P2 का प्रोडक्ट करना है। और इसको प्रोडक्ट जब हम सॉल्व करेंगे तो एंड में जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा वो हमारा आइगन वेक्टर होगा। सो आफ्टर सॉल्विंग क्रॉस मल्टी प्रोडक्ट ऑफ P1 और P2 वी विल गेट दिस। एंड एक एक सेपरेट कॉलम को आइगन वेक्टर कहते हैं। 5 का आइगन वेक्टर है 1/2 दिस कॉलम, एंड 1 का आइगन वेक्टर है दिस कॉलम, एंड -1 का वेक्टर है ये वाला कॉलम। तो ऐसे हम आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स को कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स बाय यूजिंग जैकोबिस मेथड। सो गाइस अगर आपको ये मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो बाय बाय गाइस, फिर मिलते हैं।